हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 यानी कि इंडस्ट्रीज के बारे में एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यानी कि आज हम समझेंगे कि इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस किस फेजेस में हुए और किस प्रकार से हुए, वो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी बन चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। हम चालू करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। तो देखो है क्या, ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किस किस प्रकार के ट्रेंड फॉलो हुए अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पे, तो पहला फेज हमारे पास क्या था, फेज 1 बोलते हैं इसको 1951 से 1956, यानी कि ये वो टाइम पीरियड था, ठीक है, जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो यहाँ पे लॉन्च हुआ था। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, यहाँ पे हमने इंडस्ट्रीज के ऊपर थोड़ा कम फोकस किया था, एग्रीकल्चरल सेक्टर पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया था। अब इस टाइम पीरियड में की कुछ खास बातें और भी हैं। अगर मैं इस टाइम पीरियड की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात जानते ही हैं, पहले बात कर चुका हूं, चाहे 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करते हैं, चाहे 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करते हैं, दोनों के तहत गवर्नमेंट का फुल इन्फ्लुएंस था बिजनेस को और इंडस्ट्री को, यानी कि गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल था इंडस्ट्रीज के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। दूसरा, फॉरेन ट्रेड इस टाइम पे बंद थे, यानी कि हमारा जो इंडिया है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कटा हुआ था कि भाई हमें जो है अभी किसी भी तरीके से अपने डोमेस्टिक बिजनेस को हार्म नहीं करना फॉरेन बिजनेस की वजह से या फिर फॉरेन इंडस्ट्रीज की वजह से, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ अपने डोमेस्टिक बिजनेस को उठाने की कोशिश करी कि हम जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके इंडस्ट्री के लेवल पे। तो वही चीज देखते हैं पहले यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है। तो इंडस्ट्रियल बेस क्या था, तो फेज 1 हमारा 1951 से 56 है, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, यानी कि हम कोशिश कर रहे थे कि हम इंडस्ट्रीज के ऊपर एक अच्छा बेस बना सकें। अब ये क्या है, तो दिस फेज द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये बेस जो हमारा क्या था, फाउंडेशन था, मतलब एक नींव रखी गई थी, आप ये कह सकते हो इंडस्ट्रीज के लिए कि फ्यूचर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके। द सेकंड प्लान बेस्ड ऑन महालोबोनिस मॉडल। अब ये देखो ये नाम है एक, ठीक है, तो ये हमारे पास एक मॉडल था, ठीक है, उसके हिसाब से हमारा सेकंड प्लान क्या आया था, बनाया गया था। एम्फसाइज्ड द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड बेसिक इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये जो है ना, ये डेवलपमेंट किसके लिए, किसको लेके हुई है, कैपिटल गुड्स को लेके एंड बेसिक इंडस्ट्रीज को लेके। तो यहाँ पे मैंने बात करी किस चीज की कि भाई पहले तो कैपिटल गुड्स जो है हम खुद बनाना तैयार करेंगे। अब कैपिटल गुड्स बनाने का मतलब क्या है कि हम सब जानते हैं दो ही तरह के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, पहले बताया था। और कैपिटल गुड्स बनाने का मतलब है कि फर्दर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास क्या हो, मशीनरी हो। क्योंकि कैपिटल गुड्स में बनाने का मतलब है कि हम क्या बना रहे हैं, प्लांट, मशीनरी, ठीक है, इक्विपमेंट्स, जिनके जरिए हम फ्यूचर में प्रोडक्शन कर सकें और भी ज्यादा। तो इसलिए जो है हम कैपिटल गुड्स बनाने पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे हम जो कैपिटल गुड्स है उसके लिए किस पे डिपेंडेंट थे, फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, यानी कि बड़ी बड़ी मशीनरी के लिए हमें कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री से हेल्प लेनी पड़ती थी, मदद लेनी पड़ती थी। तो जो हमारे लिए काफी अच्छी बात नहीं थी यहाँ पे। तो वही चीज जो है ना यहाँ पे कंट्रोल की गई कि हम जो है वो खुद कैपिटल गुड्स बनाना शुरू करेंगे। और गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने हाथ में क्यों लिया, क्योंकि कैपिटल गुड्स बनाना सबके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा फंड चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अब मशीनरी सस्ते में तो आती नहीं है, महंगी महंगी मशीनें हैं, तो उसमें पैसा ही बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने खुद काम किया इस चीज के ऊपर। एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, अब क्या आता है, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स वर मेड इन इंडस्ट्री। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो बनाए गए इंडस्ट्रीज को लेके, सच एज आयरन एंड स्टील, हैवी इंजीनियरिंग एंड मशीन बिल्डिंग। तो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट में क्या है, मेड इन इंडस्ट्री सच एज, जैसे आयरन और स्टील की मशीन वो बनाई गई, इंडस्ट्रीज बनाई गई, हैव इंजीनियरिंग एंड मशीन बिल्डिंग। और यही नहीं, इंजीनियरिंग भी यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दी और मशीन बिल्डिंग में क्या कर दिया, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब समझते हैं ग्रोथ रेट क्या था उस टाइम पीरियड का। अगर मैं ग्रोथ रेट को डिस्कस करूं तो ग्रोथ रेट जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था 5.7%। अब बात ये अकाउंट में क्या लिखा हुआ है, देखो ये 9.8 है कैपिटल गुड्स की ग्रोथ का। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो 5.7% था इंडस्ट्री की ग्रोथ, ठीक है, और 9.8 थी कैपिटल गुड्स की ग्रोथ। सेकंड 5 ईयर प्लान में 7.2 हो गया, बढ़ गया, देखो इंडस्ट्री का ग्रोथ कहाँ 5.7 था। और ये क्यों था, क्योंकि इस सेक्टर मतलब इस टाइम पीरियड में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने ध्यान दिया था मेनली किसके ऊपर, एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, 7.2% हो गया हमारा क्या, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और 0.1% हमारा क्या हो गया यहाँ पे, कैपिटल गुड्स ग्रोथ। और थर्ड 5 ईयर प्लान में 9.0 रहा हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और उसमें से भी 19.6 तो कितने तेजी से बढ़ रहा है, 19.6 हो गया हमारा कैपिटल गुड्स ग्रोथ। यानी कि कैपिटल गुड्स की ग्रोथ जो है वो हमारी कंट्री में काफी अच्छे तरीके से हो रही थी। अब हमने जो है यहाँ पे तरह से मशीनरी को लेके या फिर इक्विपमेंट्स को लेके इंडिपेंडेंसी ऑलमोस्ट हासिल कर ली थी, क्योंकि हम जो है अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पा रहे थे कैपिटल गुड्स की फील्ड में। अब आता है हमारा फेज सेकंड, यानी कि अगला काम इंडस्ट्रीज को लेके 1965 से 1980 इंडस्ट्रियल डिसोलिडेशन एंड
स्ट्रक्चरल रेट्रोजरेशन। अब ये समझते हैं कि देखो डिसेलरेशन है, अब ये किस वर्ड का उल्टा है? अगर जिनकी इंग्लिश काफी अच्छी है उनको पता होगा, ये एक्सेलरेशन वर्ड का उल्टा है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम बाइक वगैरह में यूज करते हैं या फिर गाड़ी वगैरह चलाते हैं, उसमें एक्सेलरेटर होता है ना, यानी कि स्पीड बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, इंक्रीज करने के लिए। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिसेलरेशन की, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने जो है इंडस्ट्री की ग्रोथ यहाँ पे गिरती हुई देखी है। तो 1965 से 1980 हमारा वो टाइम पीरियड था जहां पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी स्टैग्नेंट हो गया था, इंडस्ट्रीज भी गिरने लग गई थी, स्टैग्नेंट हो गई थी, या फिर नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गया था यहाँ पे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे ना हमने बहुत सी दिक्कतें देखी हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। मतलब जो भी चीज हमने यहाँ पे हासिल करी थी ना इस टाइम पीरियड से पहले, 65 से पहले, वो सब चीजें हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं कम देखी। कम देखी क्योंकि यहाँ पे वॉर वगैरह होने शुरू हो गए थे। 1962 को इंडो चाइना वॉर हुआ, 71 का वॉर हुआ, ठीक है, यही नहीं, बहुत सारे फेमाइंस आए, सूखा पड़ गया। तो एग्रीकल्चर लेवल पे भी और इंडस्ट्रीज लेवल पे भी हम लोगों ने यहाँ पे अपनी इकोनॉमी को गिरते हुए देखा था। ये वो टाइम पीरियड था। तो फ्रॉम 1965 टू 1976 इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट स्लो डाउन। तो यहाँ पे हमारा जो इकोनॉमी होता क्या हो गया? बिल्कुल ही स्लो डाउन हो गया, कम हो गया। द एनुअल ग्रोथ रेट ड्रॉप्ड शार्पली फ्रॉम 9% ड्यूरिंग द थर्ड प्लान। और जो हमारा ग्रोथ रेट है वो क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। किसमें? 9.5% ड्यूरिंग द थर्ड प्लान, तीसरे प्लान की तरफ वो ड्रॉप हो गया 9% पे, तो थर्ड प्लान के अंदर। एंड जस्ट 4.1 बाय द एंड ऑफ दिस 1979-1980, और सिर्फ 4.1 रह गया 1979 से 80 के टाइम पीरियड तक। द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिकॉर्डेड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ -1.6। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो यहाँ पे क्या देखता है कि हमें नेगेटिव ग्रोथ हुई है -1.6% के साथ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल से अगर हम कंपैरिजन करें तो। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो है इस टाइम पीरियड के अंदर जो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, वो यहाँ पे कम होनी शुरू हो गई थी, स्टैग्नेंट होनी शुरू हो गई थी, या फिर नेगेटिव होनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे हमें बहुत थोड़ी प्रॉब्लम आई। अब क्यों आई वो समझते हैं। गवर्नमेंट एट्रीब्यूटेड द स्लो डाउन ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर सच एज, अब देखो ये सब क्यों हुआ? कुछ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, मतलब कुछ तो बाहर के फैक्टर, जैसे देखो द वॉर ऑफ 1965, 1971, ड्रॉट्स इन सर्टेन ईयर्स, कुछ सूखा वगैरह पड़ेगा कुछ सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट एंड ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973। अब बात है कि भैया सूखा पड़ने से इंडस्ट्रीज पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? तो एग्रीकल्चर पे पड़ना चाहिए। भाई फर्क पड़ता है, बहुत सारे जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री से कहाँ से आते हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर से। अगर एग्रीकल्चर लेवल प्रोडक्शन नहीं हुआ, जैसे मान लो कोई बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है, अब आटा तो खुद बनाएगी नहीं, वो कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा ना भाई, ठीक है। या फिर मान लो कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो कॉटन वगैरह के प्लांट होते हैं, तो वहाँ से आएगी बाकी चीजें, कॉटन, जूट वगैरह। तो भाई अगर मान लो एग्रीकल्चर लेवल पे दिक्कतें आ रही हैं तो उसका फर्क इंडस्ट्रियल लेवल पे भी पड़ता है, वही चीज यहाँ पे है। तो गवर्नमेंट एट्रीब्यूटेड स्लो डाउन ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर सच एज द वॉर ऑफ 1965-71। ये तो दो वॉर थे जो हुए एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आई। एक 1962 का वॉर मैं ऐड ऑन करना भूल गया, 1962 में भी एक वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर, ठीक है, जहां पे हमारी लड़ाई चाइना से हुई थी। तो इन सर्टेन ईयर्स इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स एंड ऑयल क्राइसिस। अब एक ऑयल क्राइसिस भी है 1973 का। अब ये ऑयल क्राइसिस भी एक इंपैक्ट डालता है इंडस्ट्रीज के ऊपर। उसका एक मेन रीजन क्या है? भाई ऑयल हम कैसे यूज करेंगे इंडस्ट्री में? एज अ फ्यूल। और जब हमारे पास फ्यूल ही नहीं होगा, पावर की सप्लाई नहीं होगी, तो उस टाइम पे बिजली इतनी पॉपुलर नहीं होती थी जिस टाइम की बात चल रही है। क्योंकि आज तो मैं मानता हूँ कि ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है, लेकिन उस टाइम पे ऑयल एक बहुत बड़ा सोर्स होता था बिजली उसका, पावर का। तो अगर ऑयल क्राइसिस चल रही है तो इसका भी फर्क किस पे पड़ेगा? इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ फैक्टर रहे इस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रीज के नेगेटिव ग्रोथ के कारण, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे फेज थर्ड। तो हमने पहला फेज देखा 1951 से 56 तक का, तो इसे 56 बोल होते हैं, 65 तक का टाइम पीरियड मान लो पूरा पूरा, जहां पे हमने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी, जैसे मैंने बताया ना थर्ड 5 ईयर प्लान तक। थर्ड 5 ईयर प्लान का मतलब क्या है कि 15 साल, 1950 से 55, 56 से 60, 61 से 65 तक, यानी कि 3 जो है 5 ईयर प्लान चलाए गए थे, और तीनों में हमने काफी अच्छी ग्रोथ करी, चाहे वो कैपिटल गुड्स के लेवल पे हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के लेवल पे हो। लेकिन जैसे ही हम इस टाइम पीरियड में घुसे 1960 से 1980 के इन 15 सालों में हमने यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज का पूरी तरीके से नाश होते हुए देखा, और एग्रीकल्चर का भी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे फेज 3 1981 से 1991, यानी कि अब ये वो टाइम पीरियड था जब हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं निकलना था इन चीजों से। तो वही चीज यहाँ पे है। तो पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो ये हमारा टाइम पीरियड किसका बना? पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि अब हमें जो है वो ग्रोथ पे वापस ध्यान देना था। यानी कि अब तो वॉरलाइजेशन भी क्या हो गई थी, हट गई सारी, तो अब हमें ध्यान फोकस कर रहा था कि वापस जो है वो सेम लेवल पे ग्रोथ कर पाए जब उससे ऊपर कर पा रहे थे।
अब फेज थर्ड में क्या है, तो पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, द 1980s मार्क्ड अ पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिकवरी इन इंडिया। तो 1980 हमारा वो टाइम पीरियड था जहां पे हमने इंडस्ट्रियल रिकवरी देखी इंडिया के अंदर। द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज 6.4, और जो एनुअल ग्रोथ रेट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वो कितनी थी, 6.4%, 6.4% की ड्यूरिंग 1981 से 85, इंक्रीज टू 8.5% ड्यूरिंग द 7th प्लान। और ये क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया कहां पे, 8.5% ड्यूरिंग द 7th प्लान एंड 8.3 1991 से 1990 से 91। यानी कि ये हमारा वो टाइम पीरियड हुआ जहां पे हमने वापस वो ग्रोथ रेट अचीव करनी शुरू कर दी इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो ये चीज हो गई हमारे पास यहाँ पे। अब समझते हैं आगे। अब अगली चीजें क्या आती हैं, सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू दिस रिकवरी। अगर देखो हम लोग जो है वो एक ऐसे टाइम पीरियड की तरफ जा रहे हैं जो हमारे लिए बेस्ट टाइम पीरियड होने वाला था उस टाइम का इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं 1991 की तरफ, और आप सबको पता होगा, मैंने काफी बात कर भी ली है, 1991 में एक पॉलिसी थी LPG, है ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड, ठीक है, LPG है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जहां हमने तीनों चीजें फोकस किया ताकि हम अपनी इंडस्ट्रीज को कंपीट करवा सके फॉरेन बिजनेस से और उसे एक बड़े लेवल तक लेके जा सके यहाँ पे। तो 1991 हमारा वो टाइम पीरियड था जहां पे हमने एक तरह से इंडस्ट्रीज के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। तो वही चीज है, सेवरल फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू दिस रिकवरी। अब बहुत से फैक्टर है, पर ये समझते हैं कि जो टाइम पीरियड था 1981 से 1991, तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने हमें ग्रोथ दिलवाने में या फिर वो रिकवर करने में, क्योंकि रिकवरी बोलेंगे हम इसे, रिकवरी का मतलब क्या होता है कि जो हमने ग्रोथ अचीव कर रखी थी, यहाँ पे हमने ग्रोथ अचीव करी, फिर इस टाइम पीरियड में फिर से गिर गए। जब हम गिर गए इस टाइम पीरियड के अंदर 1965 1980 में, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे उस इंडस्ट्रीज के अंदर की, वापस ग्रो करेंगे उस लेवल तक जिस लेवल तक हमने स्टार्टिंग में ग्रो कर लिया था। तो कौन कौन से फैक्टर है वो देखते हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड लिबरल फिजिकल रिजीम। अब ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है वो देखते हैं। तो गवर्नमेंट लिबरलाइज इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी। अब गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दिया हमारे इंडस्ट्री को, ट्रेड पॉलिसी को, रिड्यूसिंग डोमेस्टिक बैरियर्स टू एंट्री एंड एक्सपेंशन। क्या कि अब जो है हमने यहाँ पर डोमेस्टिक बैरियर्स खत्म कर दिए, यानी कि अब जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम मंगवा सकते हैं, फॉरेन इक्विपमेंट्स वगैरह मंगवा सकते हैं बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। फॉरेन बिजनेस हमारी कंट्री के अंदर आ सकते हैं। जिस तरीके से जो है हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट राइज करेगी, जब वो हमारी कंपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करके देंगे, ठीक है, जिसके जरिए क्या होगा, पॉवर्टी भी खत्म होगी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ जो है ना अच्छे डिसीजंस लिए इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए। उनमें डिसीजन ये भी था कि डोमेस्टिक बैरियर्स टू एंट्री खत्म कर दिया, ठीक है, एंड एक्सपेंशन फोस्टरिंग कंपटीशन, और कंपटीशन को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब कंपटीशन को बढ़ाना क्या था कि ये भी चेक करना था कि जो हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज हैं क्या वो फॉरेन इंडस्ट्रीज के साथ कॉम्पीट कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो यहाँ पे फेल हो जा रहे हैं जैसे फॉरेन इंडस्ट्रीज आ रही है। तो वो चीज चेक करने के लिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी इंक्रीज करना शुरू कर दिया ताकि इनोवेटिव आइडियाज वगैरह आ सकें, ठीक है, कंज्यूमर को बेनिफिट मिले कॉम्पिटिशन का, अच्छे गुड्स अच्छी सर्विसेज कम से कम रेट पे अवेलेबल हो जाए। तो सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स एंड प्रोवाइडिंग ईजियर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इंपोर्ट। और यही नहीं, यहाँ पे इससे फायदा क्या हुआ, प्रोवाइडिंग ईजियर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इंपोर्ट। अब इंपोर्ट जो है हम यहाँ पे इजीली कर पा रहे थे फॉरेन कंट्री से, जो भी गुड्स हमें चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो सब हम इजीली खरीद सकते थे। एंड इंपोर्ट भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इजी हो गया फॉरेन कंट्री के साथ। तो लिबरल फिजिकल रिजीम इंक्लूड मेंटेनिंग हाई बजटरी डेफिसिट। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, अब मेंटेन हमने किया हाई बजटरी डेफिसिट, मैसिव बोरोइंग एट हाई इंटरेस्ट रेट, क्योंकि हम वहाँ पे अभी देखो मैसिव बोरोइंग हुई, वो भी किस पे, हाई इंटरेस्ट रेट, यानी कि बहुत ज्यादा उधार लेना पड़ रहा था हमें। एंड इंक्रीजिंग डिस सेविंग। अब जिसके से क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग डिस सेविंग, यहाँ पे डिस सेविंग हो रही है लोगों की। अब डिस सेविंग होने का मतलब क्या है, सेविंग का मतलब क्या होता है, पैसा बचाना। अब डिस सेविंग क्या, उसका उल्टा है, लोगों ने अपना पैसा जो सेव कर रखा था वो भी खर्च करना शुरू कर दिया। विद जनरेटेड डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड, जिसकी वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ी किसकी, मैन्युफैक्चर्ड गुड की। एक सिंपल सी बात है, मान लो मैंने कुछ पैसा बचा रखा है, हम उस पैसे को, या फिर पूरी इकोनॉमी में बहुत से लोगों ने पैसा बचा रखा है, जो उस पैसे को खर्च करना शुरू करने से मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप डिमांड को बढ़ा रहे हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं तो खर्च करोगे, कुछ ना कुछ गुड्स कंज्यूम करोगे, कुछ ना कुछ सर्विस कंज्यूम करोगे, तो जब वहां पैसा खर्च करोगे इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं डिसेव कर रहे हो और उनकी डिमांड को बढ़ा रहे हो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की। एंड एंश्योर्ड एंड एडिक्वेट सप्लाई रिस्पॉन्स, और ये भी ध्यान दिया कि साथ साथ जो सप्लाई है वो भी प्रॉपर तरीके से होता रहे, क्योंकि अगर डिमांड अकेले बढ़ी और सप्लाई नहीं बढ़ाई गई तो यहाँ पे क्रिएट होगा फिर से एक इकोनॉमिक डिफ्लेशन, सॉरी डिफ्लेशन बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी फिर से। तो हम यहाँ पे इकोनॉमिकली जो है वो फिर से क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन पड़ जाएंगे या फिर गिरना शुरू कर देंगे। तो उस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये भी ध्यान रखा कि सप्लाई भी डिमांड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगला पॉइंट हमारे पास क्या था, दूसरा,
कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का भी, क्योंकि मैंने बोला ना इंडस्ट्रीज सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है। यानी कि जो तीनों सेक्टर है ना हमारे, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी सेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वही समझते हैं। तो इंक्रीज्ड प्रोस्पेरिटी अमंग लार्ज फार्मर्स। वैसे मैं एक बात तो ये कह सकता हूँ कि मैं बोला कि डिपेंडेंट नहीं है एग्रीकल्चर, आप कह सकते हो थोड़ा बहुत कि उसका जो है टेक्नोलॉजी पे इतना जो है वो रिलाई नहीं करता, खासकर इनिशियल लेवल पे, लेकिन अब तो करता है, क्योंकि हम जो है वो यहाँ पे भी एक अच्छे टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर भी। तो अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भी जो है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होने की वजह से इंडस्ट्रीज पे डिपेंड हो रहा है, और सर्विस सेक्टर पे तो दोनों ही डिपेंडेंट है। तो इंक्रीज्ड प्रोस्पेरिटी अमंग लार्ज फार्मर्स इन सर्टेन रीजन्स। अब ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज प्रोस्पेरिटी, अब ये प्रोस्पेरिटी इंक्रीज कर रहे हैं अमंग लार्ज फार्मर्स, बड़े फार्मर्स के बीच में, इन सर्टेन रीजन्स लेड टू अ हायर डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड, ताकि वो ज़्यादा डिमांड कर सके किसकी, इंडस्ट्रियल गुड्स की। मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी है वो भी जो है वो प्लांट्स की, मशीनरी की, ठीक है, इन सब चीज़ों की क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। रूरल सेक्टर्स डिमांड फॉर नॉन एग्रीकल्चर कंज्यूमर प्रोडक्ट रोज फ्रॉम 35%। जो रूरल सेक्टर्स हैं, ठीक है, रूरल सेक्टर कौन से भाई, जो ग्रामीण इलाके हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं डिमांड फॉर नॉन एग्रीकल्चर कंज्यूमर प्रोडक्ट। वो क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं किसकी, नॉन एग्रीकल्चरल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, यानी कि ऐसे एग्रीकल्चर कंज्यूमर प्रोडक्ट की, ठीक है, जो हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड नहीं है। यानी कि जो रूरल सेक्टर के लोग हैं वो यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर कंज्यूमर प्रोडक्ट की भी डिमांड कर रहे हैं, जिनका एग्रीकल्चर से कोई भी रिलेशन है ही नहीं। रोज फ्रॉम 35% इन 1967-68 टू 47% इन 1983। और ये राइज कैसे कर रहा है, 35% इन 67-68 से कितना हो गया, 47% इन 1983। थर्ड में क्या है, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। अब जो है हमारा सर्विस सेक्टर वो ग्रो करने लग गया है। सर्विस सेक्टर ग्रो करने का मतलब क्या है, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो क्या कर रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ऑन सर्विसेज, किस लेवल पे, सर्विसेज के लेवल पे। इन द 1980, कब, 1980 के अंदर शिफ्टेड कंजप्शन पैटर्न्स टुवर्ड्स ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। और यही नहीं, जो हमारा कंजप्शन पैटर्न है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की तरफ। यानी कि हम जो है वो यहाँ पे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करें। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे गुड्स जो लॉन्ग टर्म में हम यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ होते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो एक साल से कम के लिए यूज होते हैं, कुछ होते हैं पेरिशेबल गुड्स जो कुछ जल्दी खराब हो जाते हैं, कुछ होते हैं ड्यूरेबल गुड्स जो हम एक साल से ज्यादा के लिए यूज कर पाते हैं। तो ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, तो इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज इन द 1980s, शिफ्टेड कंजप्शन पैटर्न्स टुवर्ड्स ड्यूरेबल कंज्यूमर। और यहाँ पे जो है ना कंजप्शन पैटर्न जो है शिफ्ट हो चुका है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की तरफ। अब फोर्थ क्या हमारे पास यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट क्या है, एनुअल इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रोज फ्रॉम 4.2%। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से राइज हो गया, 4.2% ड्यूरिंग 1966 टू 1976 टू 9.7%। मतलब पहले सिर्फ 4.2% था इस टाइम पीरियड के अंदर, 60 और 66 के अंदर, ठीक है, और वो 9.7 हो गया कब, ड्यूरिंग 1979 टू 1980 टू 1984-85 इन 5 सालों में। फर्दर इंक्रीजिंग बाय 16% इन 1985 एंड 86, और 16% फिर बढ़ गया 85 से 86 के टाइम पीरियड में, एंड 18.3 हो गया इन 1986-87। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो तेजी से बढ़ रहा था। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है क्या है, जहां पे गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए सपोर्टिव चीजें, सपोर्टिव फैसिलिटीज जनरेट करके दे रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छे कर रही है, पावर सप्लाई इफेक्टिव है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि प्रॉपर जो भी रिसोर्स चाहिए ना बिजनेस को वो सब अवेलेबल है इजीली, तो तभी इंडस्ट्री वहां पे लगाई जाएंगी। यही तो एक फर्क है कि अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में सारी फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है, इसलिए बिजनेस लगाए जाते हैं। रूरल एरियाज में सारी फैसिलिटी इजीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए वहां पे वो चीजें नहीं लगाई जाती हैं। तो ये चीज है यहाँ पे। इसके बाद क्या आता है, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट लगातार बढ़ा रही है। यानी किसी को क्या बोलते हैं, सोशल ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि वो खर्चा तो गवर्नमेंट करती है किस चीज के ऊपर, यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज के ऊपर, ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज के ऊपर जिसके जरिए इंडस्ट्रीज वहां की तरफ अट्रैक्ट हो उस जगह की तरफ और वहां पे बिजनेस को लगा सके। तो वो चीज, तो ये सब लगातार हो रहा था। इसके बाद आता है लास्ट फेज 4, जिसको हम क्या बोलते हैं 1991 से 1992 ओनवर्ड्स, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि वो टाइम पीरियड था जब गवर्नमेंट ने
बिजनेस को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, जैसे हम देखेंगे। देखो कुछ रिफॉर्म्स थे इस टाइम के। रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब पहले क्या था कि इंडस्ट्रीज के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस किससे? गवर्नमेंट से। बिना लाइसेंस लिए, बिना टेंडर लिए आप बिजनेस को परफॉर्म नहीं कर सकते, अब इंडस्ट्रीज रन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कि अब कोई भी पर्सन जो है, बस कुछ मैंने बताया था ना, अभी बताऊंगा अभी आगे आने वाले वीडियोस में, कि कुछ 5 बिजनेस ऐसे थे जहां पे ना गवर्नमेंट ने लाइसेंस कंपलसरी कर रखा था, बाकी हर जगह जो है बिजनेस को डी लाइसेंस्ड कर दिया था कि आप बिना लाइसेंस के बिजनेस चला सकते हो। दूसरा, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स। अब गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर मतलब क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर रिफॉर्म्स। अब गवर्नमेंट ने अपना बिजनेस से हाथ करना शुरू कर दिया था, यानी कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बिजनेस को एफिशिएंट तरीके से चला पाएगा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे पब्लिक से बिजनेस को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। तो ये था एक प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म्स। तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते थे, यानी कि हम फॉरेन से इंपोर्ट कर सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, फॉरेन कैपिटल, फॉरेन बिजनेस भी हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके जरिए जो है हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और नई टेक्नोलॉजीज हमारे कंट्री के अंदर आएंगी, इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। तो गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अब यहाँ पे स्टार्ट कर दी। फिर क्या था लास्ट पॉइंट? ट्रेड एंड टैक्स पॉलिसीज। अगर आप बात करो ट्रेड एंड टैक्स पॉलिसीज की, गवर्नमेंट ने ट्रेड करना ईजी कर दिया, क्यों? टैरिफ्स कम कर दिए, ठीक है, ट्रेड करना यहाँ पे पॉसिबल कर दिया। तो ये सब चीज थी कि ट्रेड तो इजी के आई। टैक्स पॉलिसी में क्या किया कि जो भी बिजनेस जो है वो सपोर्टिव थे हमारी कंट्री को लिए या फिर अदर बिजनेस के लिए, अदर इंडस्ट्रीज के लिए, उनके लिए काम कर दिया कि भाई उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनके जो टैक्स रेट उन्होंने कम कर दिया या फिर उनको सब्सिडी देनी शुरू कर दी। तो ये कुछ इंपैक्ट रहे हमारे इन 4 फेजेस के हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। तो यही हमने क्या देखा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ट्रेंड कैसा था, अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर हमने कैसे कैसे उतार चढ़ाव देखे, वो सब हमने आज की वीडियो के अंदर देख लिया। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी क्योंकि आप अपने ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के सारे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड कवर कर लिया है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में इस चैप्टर के कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक्स बाकी हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे वीडियोस के लिए, और बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर नोट्स मिल सकते हैं। अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।